सो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के टॉपिक में डिस्कस करा था कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे इंडियंस जो हैं या हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो पीड़ित हैं। तो वो कुछ डिजीजेस की हमने बात करी थी, कुछ को हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन जो बात मैं बार बार कहता हूं कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर पूरा टैप रखना है। कुछ भी अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड करंट एक्टिविटी चल रही है या करंट अफेयर्स में कुछ भी अगर ऐसी बात हो रही है तो वो आपको अपने संज्ञान में लेकर के उसके बारे में पढ़ना है और उसको याद रखना है। दोस्तों हम अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इंडिया एंड हेल्थ की। हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू, जब हम बात करते हैं इंडिया एंड हेल्थ की तो यहां पर हम उन गतिविधियों की, उन इवेंट्स की और उन एक्टिविटीज की बात करेंगे जो सरकार द्वारा हिंदुस्तान में चलाई जाती हैं सो दैट इंडिया के अंदर अगर कोई डिजीजेज हैं उनसे लोगों को जो है वो सुरक्षित किया जा सके या बीमारियां जो है उनको दूर भगाया जा सके। यानी कि ओवरऑल हम यहां बात करेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की, वैक्सीन्स की। तो दोस्तों सबसे पहले आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बार बार इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978, 1978 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया था एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। भैया बड़ी जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको मतलब हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो देश के अंदर करता रहता है। In 1985, the program was modified as Universal Immunization Program (UIP). इस प्रोग्राम को as Expanded Program of Immunization (EPI) Expanded Program of Immunization के रूप में लॉन्च किया गया था और बाद में 1985 में 1985 में इसका नाम जो है वो बदल करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लग दिया था। टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर कवरिंग द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री बाय 1989 टू 90। तो 1985 का ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसको फेज्ड मैनर में किया जाना था और 1989 से लेकर 1990 तक यानी कि अपने मॉडिफिकेशन के 5 साल के भीतर दुनिया के हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, सभी जिलों को इसने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किया जाना था। थ्रू यूआईपी, इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस व्हिच इंक्लूड्स डायफ्टेरिया, parasitic, tetanus, polio, measles, severe form of childhood tuberculosis, hepatitis B, meningitis, pneumonia, Japanese encephalitis and Japanese encephalitis endemic districts। भैया जी क्या होता है, इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार जो है वो इन बीमारियों की वैक्सीन, इन बीमारियों की दवाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटती है, जिसमें शामिल है डायफ्टेरिया, पेरिटिसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो हर वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं वहां पर इन सभी प्रॉब्लम्स की वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा जो है वो बांटी जाती है। न्यू वैक्सीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन यूआईपी। इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नई वैक्सीन जो है उसको जोड़ा गया था। तो वो न्यू वैक्सीन कौन कौन सी हैं, वो नई वैक्सीन जिनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत बाद में ऐड किया गया था वो वैक्सीन हैं, सबसे पहले रोटा वायरस वैक्सीन, निमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन जिसे आईपीवी कहते हैं, निमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी और मीसल्स रूबेला वैक्सीन एमआर वैक्सीन जो है इनको बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो ऐड किया गया था। पहले डायफ्टेरिया, पेराइटिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, इन बीमारियों की वैक्सीन जो है वो दी जाती थी। उसके बाद में कुछ और वैक्सीन को, जैसे कि रोटा वायरस की वैक्सीन है, न्यूमोकल कॉन्जुगेट की वैक्सीन है, मीजल्स रूबेला की वैक्सीन जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है वो ऐड करी गई थी। यानी कि ये सारी की सारी वैक्सीन जो है उन इलाकों में जहां पर लोग जो हैं इन बीमारियों से ग्रस्त हैं उन इलाकों में ये वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों देखते हैं कौन सी वैक्सीन जो है वो किस प्रॉब्लम को क्योर करती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन जो है कभी ये पूछा जा सकता है। तो कौन सी वैक्सीन जो है वो किस डिजीज को जो है वो कवर करती है, किस डिजीज को
क्योर करती है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, ये वो सभी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, जिनका इलाज वैक्सीन द्वारा किया जा सकता है, और इन डिजीजेस के कॉरस्पॉन्डिंग उन वैक्सीन के नाम है। तो सबसे पहले आता है ट्यूबरक्लोसिस। तो भैया ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वैक्सीन को कहते हैं बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन, बीसीजी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन, बीसीजी से याद रखना है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की, बीसीजी टीबी की वैक्सीन बीसीजी। देन वी हैव डायप्टेरिया, पेरिटिस एंड टेटनस। इनके लिए डायप्टेरिया, पेरिटिस एंड टेटनस, इनके लिए वैक्सीन का नाम है डीपीटी। दोस्तों इनका तीनों डिजीजेस का फर्स्ट लेटर डीपीटी याद रखना है। इन तीनों के लिए वैक्सीन है डीपीटी, डायप्टेरिया, पेरिटिस और टेटनस। देन वी हैव पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस जिसे पोलियो भी कहा जाता है, वो तो सुना होगा ना, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो की खुराक। तो टीवी पर ऐड आती है इस रविवार, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना ना भूले। तो पोलियोमेलाइटिस या पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो भैया ओरल पोलियो वैक्सीन और ओपीवी और आईपीवी जो है, ओपीवी और आईपीवी जो है, ये वैक्सीन किसकी हैं? ये वैक्सीन है पोलियो की। देन वी हैव हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। मीजल्स की वैक्सीन का नाम है मीजल्स, ठीक है जी। देन टेटनस, टेटनस की वैक्सीन का नाम है टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस की वैक्सीन का नाम है टेटनस टॉक्सॉइड। हेमोफिलियस इन्फ्लुएंस टाइप बी, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंफेक्शन, इसके लिए वैक्सीन है HIV कंटेनिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसे कहा जाता है डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIV हिव इन सेलेक्टेड स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स में हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंफेक्शन के लिए डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIV वैक्सीन जो है वो दी जाती है। देन वी हैव रोटा वायरस इंफेक्शन। रोटा वायरस इंफेक्शन के लिए रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो मिलती है, उसकी हमने बात करी थी। मीजल्स और रुबेला के लिए वैक्सीन आती है मीजल्स रुबेला वैक्सीन, MRV के नाम से इसे जाना जाता है, मीजल्स रुबेला वैक्सीन, वैक्सीन MRV के नाम से इसे जाना जाता है। देन वी हैव जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसके लिए वैक्सीन का नाम है अडल्ट जेई वैक्सीन। इसमें जेई का अर्थ है जापानीज एंसेफेलाइटिस। एडल्ट जेई वैक्सीन जो है वो किसके लिए कारगर है? वो जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो है वो कारगर है। दोस्तों इन दोनों टेबल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी वैक्सीन के नाम ऐसे हैं जो उस डिजीज के साथ जैसे सेम है या उससे मिलते जुलते हैं, तो वो तो हमको याद रह जाएंगे। जो कुछ अलग है थोड़े से, उनको याद रखने की हमें कोशिश करनी है। कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। देन वी हैव दोस्तों यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो भैया मिशन इंद्रधनुष क्या है? टू स्ट्रेंथन एंड रीएनर्जाइज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीएनर्जाइज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन at rapid pace, the government of India launched mission इंद्रधनुष in 2014। दोस्तों याद रखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, यानी कि उसका ही एक एडवांस्ड प्रोग्राम जो है वो ये मिशन इंद्रधनुष है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में, 2014 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहां पर रैपिड पेस में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो इन वैक्सीन के अंडर कवर करना था। इनको रैपिड पेस में इनका वैक्सीनेशन जो है वो करना था। द अल्टीमेट गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष वाज टू एंश्योर full immunization with all available vaccines for children up to 2 years of age and pregnant women। तो 2 साल तक की आयु के बच्चे और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करनी थी। इट एम्ड टू फुली इम्यूनाइज 90% ऑफ द न्यू बॉर्न बाय 2020। तो इसका उद्देश्य था कि 2020 तक जितने भी नवजात शिशु हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड हैं, उनका एटलीस्ट 90% बच्चों को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए थ्रू इनोवेटिव एंड प्लान्ड अप्रोचेस टू रीच ऑल चिल्ड्रन। तो इनोवेटिव तरीके से, प्लान्ड तरीके से सभी बच्चों तक पहुंच करके उनको वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम यहां किया जा रहा था।
अंडर मिशन इंद्रधनुष ऑल द वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि जितनी भी वैक्सीनेशन जो है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दी जा रही थी, वो सभी पूरी की पूरी वैक्सीन जो है अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है वो दी जाने लगी थी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। दोस्तों इस मिशन इंद्रधनुष के बाद एक और इसी का ही एडवांस्ड वर्जन, पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बेहतर बनाकर स्ट्रेंथन करने के लिए हमने मिशन इंद्रधनुष दिया। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमने दिया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या था? टू फर्दर इंटेंसिफाई द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2017। डेट्स इंपॉर्टेंट है। जो मिशन इंद्रधनुष है वो 2014 में लॉन्च हुआ था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को फर्दर इंटेंसिफाई किया गया। Through this program, Government of India aims to reach each and every child up to 2 years of age and all those pregnant women who have been left uncovered under the routine immunization program UIP। इसके अंदर क्या हुआ भैया जी, हर बच्चा जो 2 वर्ष की आयु तक का है और हर गर्भवती महिला जो पिछले मिशन में अगर छूट गए थे, उन सभी तक वैक्सीनेशन जो है वो पहुंचाने का काम किया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। The special drive will focus on improving immunization coverage in select districts and cities to ensure full immunization to more than 90% by December 2018। इस प्रोग्राम में यह उद्देश्य रखा गया कि भैया दिसंबर 2018 तक 90% बच्चों और गर्भवती महिलाओं की इम्यूनाइजेशन जो है वो हो जाए। The achievement of full immunization under Mission Indradhanush to at least 90% of the coverage was to be achieved by 2020. With the launch of IMI, the achievement of target has now been advanced। पहले मिशन इंद्रधनुष कहता था कि हम 2020 तक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में ये डेडलाइन जो है ये थोड़ी सी एडवांस कर दी गई, थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ठीक है जी। दोस्तों इसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ये क्या थे? अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो दी जा रही थी। ऐसा ही एक और प्रोग्राम जिसका नाम था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्या कहता था? फॉर द कंट्रोल ऑफ डेंगू एंड एलिमिनेशन ऑफ कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरिसिस। वो सारी की सारी बीमारियां जो किसी वेक्टर से, किसी कैरियर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती थी, उन पर रोक लगाने के लिए, जिसमें शामिल है डेंगू, काल आजार, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, इनकी रेडिकेशन के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बनाया गया था। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये 3 बीमारियों के बारे में बात करता है, डेंगू, काल आजार और लिम्फेटिक फिलेरिसिस के बारे में। देन वी हैव नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अभी नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या है? लेप्रेसी आप जानते हैं जिसे हिंदी में कोढ़ भी कहा जाता है, तो उस कोढ़ से, उस लेप्रोसी से बचने के लिए एक प्रोग्राम जो है, उस लेप्रोसी की प्रॉब्लम को जो है वो इरेडिकेट करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो सरकार द्वारा चलाया गया था। ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या कहता है? इंडिया हैज अचीव्ड द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट नेशनल लेवल इन दिसंबर 2005। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने कहीं ना कहीं लेप्रोसी से जो है वो निजात पा ली है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के लेप्रोसी को इलिमिनेट करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? इस नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन आपने बहुत बार सुना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन इज इंडियाज फ्लैगशिप हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम टू रिवाइटलाइज रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेक्टर्स। 2 पार्ट्स है इस नेशनल हेल्थ मिशन के, NRHM एंड NUHM। NHM के 2 पार्ट्स है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2 एरियाज, रूरल और अर्बन, दोनों एरियाज को हिंदुस्तान में जो है वो कवर किया जा रहा है।
क्या है ये नेशनल हेल्थ मिशन, इसके बारे में बात करते हैं भैया। ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को जो है वो कवर करेगा बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल फाइनेंसेस टू स्टेट गवर्नमेंट। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपोनेंट्स: नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, टर्शरी केयर प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 4 चीजों के बारे में बात करता है। 2 का नाम मैंने आपको अभी बताया, कौन सा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे कहा जाता है NRHM, और NRHM के साथ में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसे कहा जाता है NUHM। इसके अलावा टर्शरी केयर प्रोग्राम्स एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा या चिकित्सक शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन को मुहैया करवाने का काम भी ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो करता है। इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज एंडेवर्स टू एक्सपैंड द फोकस ऑन हेल्थ सर्विसेज। ये दिखाता है कि भैया हिंदुस्तान किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो हैं उनकी बढ़ोतरी कर रहा है, बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, सो एज टू एड्रेस द डबल बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड ऑल्सो इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ये कहता है भैया कि ये मिशन जो है ये दर्शाता है किस प्रकार से हिंदुस्तान स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो है उनमें बढ़ोतरी कर रहा है, और जिला और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर के, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, उनके एलिमिनेशन, उनके इरेडिकेशन के लिए कार्य जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और ऐसा ही प्रोग्राम जो बात करता था इस बीमारी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है बनाया गया था 2017 से 2025 तक का ये प्लान है, टू अचीव एक्टिव केस फाइंडिंग ऑफ टीबी टू 100% बाय 2020 एंड कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2025। दोस्तों यहां पर 2 प्रॉब्लम्स है। पहली एक प्रॉब्लम तो ये है कि भैया अगर किसी को टीबी है तो उसका इलाज करना है, प्लस प्रॉब्लम ये भी है कि अगर किसी को टीबी है तो पता ही नहीं चल पाता, कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो इसमें 2 टारगेट्स हैं कि एक तो 2020 तक जितने भी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है उनका हम पता लगाएंगे कि किस किस को ट्यूबरक्लोसिस है, और 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से इरेडिकेट करेंगे। यानी कि पहले आइडेंटिफाई करना है, सेकंड स्टेप में इलिमिनेट करना है। 2022 तक 100% आइडेंटिफिकेशन करना था ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स का, और 2025 तक उन कंप्लीटली ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको इरेडिकेट करना था। विजन क्या है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का विजन जो है वो बहुत ही क्लियर है भैया। ये प्रोग्राम कहता है टीबी फ्री इंडिया विद 0 डेथ्स, डिजीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। वो कहता है कि टीबी मुक्त भारत जो है वो होना चाहिए, कोई भी बीमार या दरिद्र नहीं होना चाहिए इस टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उद्देश्य क्या है इसका? टू अचीव अ रैपिड डिक्लाइन इन द बर्डन ऑफ टीबी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया बाय 2025। वो कहता है कि भैया हमें निरंतर कार्य करना है कि टीबी के कारण जो है वो मृत्यु दर को बहुत कम ले जाए, और अल्टीमेटली टीबी को हम बिल्कुल हिंदुस्तान से खत्म कर दें। चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी फ्रॉम द अर्लियर स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्फ रिपोर्टिंग वेयर फ्यू पेशेंट्स get themselves tested to government itself reaching out to patients to detect more cases both during sensitive and drug resistant। भैया जी क्या होता है, ये कहता है कि पहले क्या होता था, पहले जो टीबी पेशेंट था उससे कहा जाता था कि लोगों को जागरूक किया जाता था कि भैया अगर किसी को भी टीबी है खुद जाकर के अपना टेस्ट जो है वो करवा लीजिए, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो टेस्ट करवाने आते थे, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया, अब पेशेंट जो है वो टेस्ट करवाने ना भी जाए, गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या किसी व्यक्ति को टीबी तो नहीं है। द 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम आर डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। यानी कि पहले डिटेक्ट करो, फिर उसको ट्रीट करो, फिर उसको प्रिवेंट करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो कि दोबारा से टीबी जो है वो ना हो सके, और टीबी को हम पूरे तरीके से इरेडिकेट जो है वो कर सके। द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान हैज बीन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, development partners, civil society organizations and private sector in India, which was led by Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare। तो भैया सिर्फ एक या 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज इसके अंदर, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे इन्वॉल्व थे, जिसमें शामिल थे कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो हो गई ही,
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल करके इस टीबी को खत्म करने का कार्य जो है उसके लिए प्लान किया है और 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरे तरीके से इरेडिकेट करने की बात जो है वो की जा रही है। देन वी हैव अनदर प्लान विच इज रिलेटेड टू मलेरिया। तो टीबी के साथ साथ हम चाहते हैं भैया मलेरिया जो है उसको पूरे तरीके से खत्म किया जाए। तो ये क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एनएसपी, किसके लिए है, एनएसपी फॉर मलेरिया इरेडिकेशन। ठीक है जी, पहला था एनएसपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन, अब है एनएसपी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया इरेडिकेशन। तो 2017 से 2022 यानी कि ये एम प्लान जो है इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज इन मलेरिया एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स to ensure 100% diagnosis of all suspected cases and full treatment of all confirmed cases। आसान भाषा में कहें तो भैया 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि जितने भी लोग मलेरिया से पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको डायग्नोस करके, उनको ट्रीट किया जाए ताकि मलेरिया जो है उसको हम पूरे तरीके से इंडिया से एलिमिनेट कर सकें। ये कहता है कौन, ये कहता है हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया इरेडिकेशन। दोस्तों इसके अंदर, इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया इरेडिकेशन के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान बेस्ड ऑन डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस के आधार पर 4 कंपोनेंट जो है इसके अंदर मौजूद हैं। डायग्नोसिस एंड केस मैनेजमेंट, सर्वेलेंस एंड एपिडेमिक रिस्पांस, प्रिवेंशन एंड क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन व्हिच इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर इनिशिएटिव्स। यानी कि पहले डायग्नोसिस होगा, पहले पता लगाया जाएगा और केस की मैनेजमेंट होगी। केस मैनेजमेंट के भैया जी एक से दूसरे को ना फैले। सर्वेलेंस एंड एंडेमिक रिस्पॉन्सेज, सर्वेलेंस भैया देखा जाएगा कि क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तो नहीं फैल रहा ये। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की बात होगी। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, भैया जो वेक्टर जो कैरियर इसको कैरी करते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट की मलेरिया जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट ना हो। एंड देन एट द एंड क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास एवं अनुसंधान को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा सो दैट हम मलेरिया जो है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट या एलिमिनेट जो है वो कर सके। इस स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स का, जिलों का वर्गीकरण किया गया है, कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किया गया है। तो 4 कैटेगरीज में 0, 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज 0, 1, 2 और 3, इन 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट्स का कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया है। दिस एनएसपी डिवाइड्स कंट्री इनटू 4 कैटेगरीज फ्रॉम 0 to 3। द फर्स्ट कैटेगरी, 0 कैटेगरी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स है that have not reported any case of malaria in last 3 years। तो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है इसने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले है कैटेगरी 0। कैटेगरी 0 में वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में एक भी मलेरिया केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया है। तो 75 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कैटेगरी 0 में आते हैं। देन वी हैव कैटेगरी 1, इसके अंदर 448 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस आर or the number of positive incidents for the parasite is less than 1 per 1000 population। ये क्या कहता है, कैटेगरी 2 में 448 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये कहता है भैया कि ये 448 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जहां पर पिछले एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन अगर एक केस आया है, मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है और वहां पर 10 केसेस आ गए, तो पर 1000 पॉपुलेशन वहां पे एक केस आया, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 448 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैटेगरी 1 में शामिल हो गए। देन वी हैव कैटेगरी 2 विच हैज 48 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस या फिर एनुअल नंबर ऑफ केसेस जो हैं दैट आर अबव 1 पर 1000 पॉपुलेशन। तो एक या दो से ऊपर केस अगर एक साल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति 1000 व्यक्ति अगर 2 से ज्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल होगा इस कैटेगरी 2 में। और कैटेगरी 3 में वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अंदर 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा के केसेस जो हैं वो आते हैं पर 1000 पॉपुलेशन अगेन। यानी कि कितने केसेस आ रहे हैं एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन, उसके बेसिस पर कैटेगरीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स की डिवाइड करी गई हैं। कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये किसके अंतर्गत है, ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया इरेडिकेशन के अंतर्गत जो है वो आता है। आई होप हमको चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी भैया जी।
द प्लान इज टू एलिमिनेट मलेरिया जीरो इंडिजिनस केसेस, यानी कि एक भी केस जो है वो इंडिया में नहीं होना चाहिए बाय 2022 तक मलेरिया के सभी जो केसेस हैं उनको इरेडिकेट किया जाए। कहां? इन कैटेगरी 1 और 2। हमने देखा कैटेगरी 0 वो है जहां पे पिछले 3 साल से केस ही कोई नहीं आया, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं वहां से मलेरिया जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। अब अगला टारगेट है हमारा कैटेगरी 1 और 2। द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी ब्रॉट अंडर प्री एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन प्रोग्राम। The NSP also aims to maintain a malaria-free status for areas where the transmission has been interrupted। वो कहता है जहां पर मलेरिया की ट्रांसमिशन में, मलेरिया का जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना जहां पर कंट्रोल हो गया था, वो एरियाज जो हैं उनको मलेरिया फ्री स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। इट सीक्स टू अचीव यूनिवर्सल केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स टू इंश्योर 100% डायग्नोसिस ऑफ ऑल सस्पेक्टेड केसेस एंड फुल ट्रीटमेंट ऑफ कंफर्म्ड केसेस। वो कहता है कि भैया जी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर केसेस अभी आ रहे हैं मलेरिया के, वहां पर 100% डायग्नोसिस होगा उन केसेस का जिनकी प्रोबेबिलिटी, जहां लग रहा है कि इसको मलेरिया हो सकता है, उनका 100% डायग्नोसिस होगा। और जितने भी कंफर्म्ड केसेस हैं उन सभी कंफर्म्ड केसेस का 100% ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया इरेडिकेशन के अंतर्गत 2017 से 2022 तक का ये मिशन जो है वो है। तो यहां पर हमने बात करी किस तरीके से मलेरिया को, पहले हमने ट्यूबरक्लोसिस की बात करी, हमने मलेरिया की अभी बात करी, तो मलेरिया को किस तरीके से हम जो है वो इरेडिकेट करने वाले थे। आई होप वी आर क्लियर विद द डिस्कशन। यहाँ टिल नाउ यहां तक हमको चीजें जो है वो समझ में आ गई थी। यहां तक की हमारी जो डिस्कशन है, आई होप वी आर क्लियर विद इट। नाउ विल टॉक अबाउट सर्टेन इनिशिएटिव्स which are being taken by government or which we can call as e-health initiatives, यानी कि सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट मेकिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेरियस इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज और टू प्रमोट बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। सरकार द्वारा देश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या फिर प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं जो हैं वो दी गई हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक ई हेल्थ इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भैया ये ई हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य ई गुरुकुल, लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से सवाल आ सकता है। स्वास्थ्य ई गुरुकुल इज अ टर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू। तो भैया जी क्या बात है, क्या कहता है ये स्वास्थ्य ई गुरुकुल? एन ई लर्निंग इनिशिएटिव ऑफ डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ द्वारा एक ई लर्निंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग इनिशिएटिव है विच एक्ट्स एज अ सिंगल रिपोजिटरी for training material of all diseases programs such as tuberculosis, AIDS, leprosy, malaria, diabetes etc। तो भैया WHO द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, लेप्रोसी, मलेरिया, डायबिटीज, इन सभी बीमारियों के संबंध की जानकारी जो है वो आपको मिल सकती है। तो कैसे इन बीमारियों को क्योर करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके से डायग्नोसिस इसका हो सकता है, कैसे ये प्रिवेंट हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें हमको बताता है स्वास्थ्य ई गुरुकुल। किसके द्वारा है? WHO द्वारा। ऐसा ही एक और ई इनिशिएटिव है निक्षय। निक्षय क्या है? एन आईटी टूल विच फैसिलिटेट्स मॉनिटरिंग ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू टीबी पेशेंट्स डाटाबेस। भैया जी ये कहता है जितने भी लोग जो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से ग्रस्त हैं उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए, और ये एक आईटी टूल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस डाटाबेस का एक्सेस जो है वो सबको मिलना चाहिए। इट यूटिलाइजेस एसएमएस टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन विद टीबी पेशेंट्स। जितने भी ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त मरीज हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस या एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने ये पूरा का पूरा निक्षय प्रोग्राम जो है इसको डेवलप किया है। विद रेफरेंस टू विच डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स के संबंध में निक्षय इनिशिएटिव जो है उसकी बात जो है वो यहां पर की जा रही है। देन वी हैव सेहत। Sehat is another initiative which stands for Social Endeavor for Health and Telemedicine. Social Endeavor for Health and Telemedicine, a pan-India initiative that aims to connect
60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू सिटीजंस। दोस्तों टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन यानी कि टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर्स की सलाह, चिकित्सक सलाह जो है वो लेना। तो गांव के लोग जो है वो नहीं जा सकते अगर किसी बड़े डॉक्टर के पास, किसी बड़ी हॉस्पिटल में, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उनकी डॉक्टर्स के साथ में बात जो है वो कराई जाती है। इस सेहत इनिशिएटिव में 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स जहां पर जाकर के लोग जो हैं वो इस टेली मेडिसिन का फायदा जो है वो ले सकते हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है सो दैट हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। Through this, the people in rural areas can consult doctors online and also order generic drugs. इस मिशन के, इस प्रोग्राम के अंतर्गत गांव के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के उपयोग से डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे, प्लस दवाइयां भी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। ये कहां हुआ? सेहत के अंतर्गत। देन वी हैव सुगम। दोस्तों ये जो सुगम है ये एक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देयर ट्रैकिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर द ग्रांट एंड अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, वैक्सीन एक्सेट्रा। यानी कि जो भी कंपनीज ड्रग्स, दवाइयां बनाती है, वैक्सीन बनाती है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स बनाती है जो हेल्थ रिलेटेड होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित कोई उपकरण है, कोई ड्रग है, कोई दवाई है, वो सब जो भी कंपनीज बनाती हैं वो अपने उस कंपोनेंट, अपने उस प्रोडक्ट के लिए जितने भी अप्रूवल्स है वो ऑनलाइन ले सकते हैं थ्रू दिस सुगम प्लेटफॉर्म। सो दिस सुगम प्लेटफॉर्म इज not related to patients or diseases but is related to medicines, is related to equipments and is concerned with the companies, those who are in the manufacturing of various health related products like medicines or health equipments। तो भैया वो अपने उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन अप्रूवल्स जो है वो ले सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के अप्रूवल ले सकते हैं थ्रू दिस सुगम। Then we have another initiative which is known as Kilkari. What is this Kilkari? It delivers free, time appropriate audio messages about the pregnancy, childbirth and child care directly to families mobile phone via interactive voice response system, IVR। याद रखिए टर्म किलकारी। किलकारी क्या होती है भैया? छोटे बच्चे की। तो याद रखना है कि किलकारी का किससे संबंध है? न्यू बॉर्न चाइल्ड से। तो भैया जी नवजात शिशु जो है जिसका रिसेंटली अभी बर्थ हुआ है, या मदर जो है वो भी प्रेगनेंसी के फेज में है, तो ऐसी सिचुएशन में, प्रेगनेंसी के दौर में या बच्चे के जन्म के वक्त इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVR द्वारा फैमिली के मोबाइल पर समय समय पर इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हमसे बात करता है, जिसे आसान ग्रामीण भाषा में कहते हैं कंप्यूटर से बात हो रही है। तो भैया वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है? वो आपको कहता है बताइए आपकी क्या समस्या है, अगर आपकी हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो ये बताइए। वैसे ही इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो समय समय पर उन फैमिलीज में जहां पे चाइल्ड का बर्थ जो है होने वाला है या हो चुका है, उनके मोबाइल पर फोन करके उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो समय समय पर प्रोवाइड करेगा। ये कहां पर होगा? ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है दैट वुड कम अंडर किलकारी। सो किलकारी वी नीड टू कनेक्ट विद द, किलकारी कब आती है? परिवार में जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो दैट कम्स अंडर समथिंग इज कॉल्ड एज किलकारी। जो छोटे बच्चे की आवाज होती है उसे किलकारी कहा जाता है। तो उसीलिए जब अ मदर इज अंडरगोइंग प्रेगनेंसी और इज अबाउट टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, उस समय सरकार द्वारा इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू उनको समय समय पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि इस किलकारी इनिशिएटिव का पार्ट है। Then we have e-Aushadhi. It is a web-based application which deals with the management of stocks of various drugs, सर्जिकल आइटम्स रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयरहाउसेस ऑफ राजस्थान स्टेट। दोस्तों राजस्थान स्टेट में ये ई औषधि इनिशिएटिव जो है वो मौजूद है। इस राजस्थान स्टेट के अंदर सभी ड्रग स्टोर्स जहां पे दवाइयां जो है वो रखी जाती है, उनका पूरा का पूरा स्टॉक जो है इस ई औषधि के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। इस ई औषधि से वो सारा का सारा जो स्टॉक है मॉनिटर किया जाता है। देन वी हैव मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, MCTS। व्हाट इज दिस मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम? इट इज अ नेम बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम टू एंश्योर दैट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव देयर एंटीनेटल केयर चेकअप्स एंड चिल्ड्रन रिसीव फ्री इम्यूनाइजेशन। तो ये मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भैया ये माँ और बच्चे दोनों को ट्रैक करता है। किस चीज के लिए? कि भैया जो मदर है उसको एंटीनेटल चेकअप जो है वो मिल रहे हैं, प्लस
जो अगर बेबी हो चुका है तो उस बच्चे को क्या इम्यूनाइजेशन जो एक चाइल्ड को मिलनी चाहिए वो मिली कि नहीं, यानी कि नेम बेस्ड ट्रैकिंग होती है कि इस नाम की महिला का जो चाइल्ड है उसका बर्थ होने वाला है, तो इसको प्री नेटल केयर जो है वो मिली कि नहीं, या अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो क्या उस बच्चे को इम्यूनाइजेशन मिली कि नहीं, वो कहां पर देखा जाता है, वो होता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हैं वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो कि सरकार द्वारा हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ में हमारा हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एंड रिलेटेड इश्यूज को जो है इसके साथ में कवर कर लिया है। दोस्तों अगेन आई एम टेलिंग यू द वेरी सेम थिंग, हम लोग भी जब रेगुलर अपडेट्स करेंगे विद करंट अफेयर्स, जो रीसेंट एक्टिविटीज होंगी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग भी रेगुलरली चेक करते रहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको जो लगती है स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों से जो है वो कनेक्टेड हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, याद रखना है, सो दैट एग्जाम के अंदर अच्छे से आंसर आप उसका लिख पाए। तो दोस्तों आप आईएएस सेतु के साथ में जुड़े हैं, यहां पर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस मॉड्यूल पर हम आपके लिए जो है वो क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।